नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधर्म में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं भाजपा ने गुजरात चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं पार्टी ने कांग्रेस से दुगने नौकरियां देने का वादा भी किया है। भाजपा ने 5 साल में 20 लाख जबकि कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की वादा भी किया है। वहीं गुजरात भाजपा अध्यक्ष पाटिल ने कहा कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए गुजरात के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से राय ली गई है। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया था, युवाओं से भी संपर्क किया गया। इससे पहले कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने का वादा भी किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए अहमदाबाद में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें 10 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों की कर्ज माफी और हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा शामिल है। वहीं कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भारी भरकम दावे किए, लेकिन इसमें वादों से ज्यादा विवादों की छाया नजर आ रही है। आयुष्मान भारत के तहत सालाना सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार देने की बात कही गई है। साथ ही फ्री चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है। और आज 26 नवंबर है, जो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1949 में यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को एडॉप्ट किया था। ऐसे संविधान के प्रति हम समर्पित लोग आज के दिन संविधान दिवस मनाकर उससे प्रेरणा लेकर के देश की सेवा में हम जुटते हैं। तो ऐसे संविधान दिवस पर पत्रकार बंधुओं को भी मेरी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उस पर चलना और उसको संभाल के रखना यह हमारी जिम्मेवारी है। तो ऐसे संविधान दिवस पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक संकल्प पत्र का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने एक सार्वजनिक जीवन में अपनी राजनीति का प्रारंभ गुजरात की धरती से किया, उस गुजरात के बारे में हमारा संकल्प सदा रहा है, भव्य गुजरात और अग्रसर गुजरात। और इसी मंत्र को लेकर हम सब लोग चले और यह एक तरीके के पड़ाव से नई यात्रा प्रारंभ करने का अवसर है। और जब मैं गुजरात की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, ये शूरवीरों की भूमि है, ये सामाजिक परिवर्तन लाने वालों की भूमि है, ये सांस्कृतिक चेतना लाने वालों की भूमि है और राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दिशा देने वाली भूमि है। और जब मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से दिशा देने वाली भूमि है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। मैं शब्दों में सिर्फ बयान नहीं करता। इतिहास इस बात का गवाह है कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी में अपना योगदान किया, उसका संबंध इसी पवित्र गुजरात की धरती से था। सरदार पटेल जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने सैकड़ों राजे रजवाड़ों को जोड़ करके ये भारत एक महान देश बनाया, उनका संबंध भी गुजरात की धरती से रहा है। और जो अमृत काल में नया भारत का संकल्प लेकर विकासवाद की राजनीति, परिवारवाद को धक्का दिखाते हुए राष्ट्रवाद और विकासवाद को आगे बढ़ाने की दिशा गुजरात में भी और देश में भी है, तो वो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है। इनका भी संबंध गुजरात है। इसलिए ये गुजरात विकास की गंगोत्री, राजनीति के परिवर्तन की गंगोत्री, और उस गंगोत्री में जब हम विकास की बात करते हैं तो हम नए संकल्प के साथ अपने आप पुनर्स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का है। इसीलिए भव्य गुजरात,
भविष्यवाणी गुजरात, अग्रसर गुजरात, ये शब्द नहीं है। इसके साथ हम जीते हैं और इसके साथ हम जीत करके ही आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर एक बात और भी कहना चाहता हूं। अभी हमारे भूपेंद्र भाई ने और सीआर पाटिल ने आपके सामने भूमिका रखी कि कैसे ये संकल्प पत्र बना है। देश के प्रधानमंत्री बने, आतंकी हमले समाप्त हो गए। आज एक सुरक्षित भारत की परिकल्पना को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने। और यही नहीं, आस्था का भी सम्मान हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। 500 वर्षों से इंतजार था अयोध्या में राम मंदिर का। आज भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगले वर्ष 2023 में जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में, भगवान राम का भव्य मंदिर भारत के राष्ट्र मंदिर के गौरव का प्रतीक होगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है। उज्जैन में काल का महालोक बनकर के तैयार हो गया है। उत्तराखंड में केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम संवर रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य जोर शोर से चल रहा है। माता अंबा का धाम फिर से सुशोभित हो रहा है और द्वारिका धाम भी अब संवर रहा है, सज रहा है। यही तो नया भारत है। आस्था का भी सम्मान, हर नागरिक को सुरक्षा का एहसास, हर नागरिक के जीवन में सम्मान का भाव, किसानों को किसान सम्मान निधि मिलना, नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिलना, हर घर नल की योजना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, कोरोना कालखंड में बिना भेदभाव के हर को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। भाइयों बहनों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सेकुलरिज्म के नाम पर जाति, मत और मजहब के आधार पर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती है, समाज को तोड़ती है, कमजोर करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद बिना भेदभाव के शासन की योजना हर व्यक्ति तक पहुंचाने और सबका साथ सबके विकास की भावना पे विश्वास करता है। और सबका साथ और सबके विकास का ये भाव ही आज भारत को एक नए भारत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस के कालखंड में कोरोना आता तो गरीबों को फ्री में राशन नहीं मिल पाता। जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुजरात में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। देश में भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो बिना भेदभाव के काम कर रही है। वहीं गुजरात चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां दम भर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम बड़ी जो पार्टियां हैं वो इस समय अपने अपने चुनावी वादे कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि आज इसी मुद्दे के साथ आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के रूप में देवेंद्र प्रमुख हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में रतन तिवारी जी हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अनूप पांडे जी हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं पहला प्रश्न देवेंद्र जी आपसे, इतने लंबे 27 साल तक आपकी सरकार रही, आगे भी आप दम ही भर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं गुजरात में, घोषणा पत्र की बात तो छोड़िए, हिंदू, मुस्लिम और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अकेले दम पर यानी कि सच्चाई की रास्ते पे बीजेपी चल रही है। बाकी सारी पार्टियां जो है
वो गलत रास्ते पर है। देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र प्रमुख जी, हमारी आवाज पहुंच रही? हाँ, मिल रही है आवाज जी बोलें। मेरी आवाज मिली आपको? जी 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 बोलें। देखिए, 27 वर्ष से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह आपने राज की बात की है, वो 27 वर्षों का राज का परिणाम है कि आज देश में एक सुशासन दिख रहा है और गारंटी के साथ दिख रहा है। रही बात हिंदू मुसलमान की बात करने की या जिक्र करने की, तो 2014 के बाद उठाकर देखिए आप, हिंदू मुसलमानों को लोग बाग भूल गए। इस देश में कभी दंगा हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश जैसा जो देश का सबसे बड़ा राज्य, 600-700 दंगों के रिकॉर्ड हुआ करते थे, जहां पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले पूर्ण रूप से पूर्ण जो समर्थन के साथ सरकार बनी थी, जिसको पूर्ण रूप से समर्थन जनता ने दिया था, पूर्ण बहुमत था जिसके पास, वो 2007 से 12 तक बहन मायावती की थी। उसके बाद माननीय अखिलेश जी मुलायम सिंह जी की सरकार बनी और उसके बाद जो है 17 के बाद माननीय योगी जी की, जिनका आज स्पीच गुजरात में भी सुन रहे हैं आपके इसके बाइट के माध्यम से, सरकार बनी है। और सुशासन की जो बात कर रहे हैं वो गारंटी के साथ करते हैं हम लोग, हवा में नहीं करते कहीं भी। कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। देवेंद्र प्रमुख जी, आपने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आपकी बात माना, लेकिन सवाल यही कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ का काम अगर देख के गुजरात की जनता उन्हें वोट करे, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, तो आप इसे समझिएगा और गुजरात की जनता बखूबी समझती है। भूपेंद्र पटेल वहां के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का कितना चेहरा फेमस है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। लेकिन सवाल यही कि 27 साल तक आपका गुजरात में शासन रहा है, आज भी है, आगे भी आप दम भर रहे हैं। माना जा रहा है कि शायद गुजरात की जनता एक बार आपको और मौका दे, लेकिन सवाल वही कि 27 सालों में जिन कामों के लिए आप दम भरते रहे, बेरोजगारी है, शिक्षा है, महंगाई है, स्वास्थ्य है, तमाम मुद्दे आपने इसके पहले लोकसभा चुनाव में, हिमाचल विधानसभा चुनाव में, उसके पहले भी कई जगह की विधानसभा चुनाव हुए, उसमें आपने कहा। लेकिन आज फिर वही मैनिफेस्टो एक बार फिर जारी कर रही है पार्टी। सवाल हमारा ये है। नहीं, मैनिफेस्टो जो भी है पार्टी जो करती है उसमें सबका अपना अपना सिस्टम है। वो घोषणा पत्र जो होता है 2014 के बाद के घोषणा पत्र के बाद एक लोगों के पास जो है घोषणा पत्र की कीमत समझने शुरू हुए, क्योंकि उससे पहले बड़े बड़े घोषणा पत्र हुआ करते थे पार्टियों के द्वारा, सरकारों के द्वारा। 60 वर्षों से दूसरी सरकार राज्यों में, देश में सरकार चली दूसरी पार्टियों के, उनके बड़े बड़े लंबे घोषणा पत्र होते थे। लेकिन 5 वर्षों में लोग भूल जाते थे कि घोषणा पत्र में भी कुछ बोला है। 2014 के बाद जब से घोषणा पत्र में राम मंदिर का निर्माण की बात आई थी, जब से राम मंदिर के साथ साथ सीमाओं की सुरक्षा की जो बात आई थी, उनको लेकर 33 से 370 जैसी धाराओं को हटाने की बात घोषणा पत्र में आई थी, और वो बड़े मामले जब लोगों के बीच में गए और वो क्लियर हुए, घोषणा पत्र की कीमत समझने लगे। और रही बात नौकरियों की या घोषणा पत्र की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोरोना काल को निकाल दो तो सारे घोषणा पत्र को पूर्ण करने की कोशिश की है। इस कोरोना काल में भी पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया है कि विकासशील राष्ट्र होकर सरकार की प्रतिबद्धता और ईमानदारी की वजह से 80 करोड़ लोगों को कहीं भी खाद्यान्न से लेकर दवाई तक कोई दिक्कत नहीं आई। पूरे वर्ल्ड में इस बात की चर्चा हुई। आज वर्ल्ड में जो भारत की स्थिति है वो यही सुदृढ़ और मजबूत नीति का परिणाम है। इससे बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता। 18 प्रदेशों में आज प्लस सरकार चल रही है और 2014 के बराबर आप करते जा रहे हैं। ये कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, किसी की घोषणा पत्र की सच्चाई का ही परिणाम है कि हमें कहीं सोचने की, विचारने की ज्यादा जरूरत पड़ नहीं रही। और गुजरात में आपको पता है, आपके सर्वे चैनल, टीवी बोल रहे हैं, अभी हम नहीं बोल रहे क्या स्थिति है गुजरात की, वो तो हम तो होने के बाद बताएंगे क्या होने वाला है। लेकिन देवेंद्र जी, आपने कहा गुजरात में 27 सालों से आपकी सरकार है, हमने माना। देवेंद्र जी, आपकी 27 सालों से गुजरात में सरकार है, हमने माना। आपने विकास के नए आयाम छुए, हमने वो भी माना। लेकिन दारू पीकर, जहां पर शराबबंदी है, शराब पीकर लोग मर रहे हैं, मोरबी जैसे हादसा हो जा रहा है, इसे कैसे देखेगी गुजरात की जनता? देखिए, दारू पीना या जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं चैनल पर बैठकर, या उसकी चर्चा होना,
या कौन बंदे क्या कर रहे हैं किस प्रदेश में। अगर इससे अगर भारतीय जनता पार्टी चला किसी प्रदेश का एक उठाकर देख लीजिए ना, दिल्ली की हालत देख लो। नहीं देवेंद्र जी, अगर हम आपसे प्रश्न पूछे इसका मतलब ये नहीं कि आप बिहार का जिक्र कर देंगे। अगर हम आपसे प्रश्न पूछे इसका मतलब ये नहीं कि आप वही कांग्रेस ने 70 सालों में जो काम नहीं किया वो हम 5 सालों में कर दिए। तो वो उदाहरण देने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है देवेंद्र जी। आज आपकी केंद्र में सरकार है, 2014 के बाद से 2022 चल रहा है, केंद्र में आपकी सरकार है, ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है और जनता के सवालों का जवाब आपको देना होगा। तो दे तो रहे हैं आपको, हम सच के साथ बोल रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं है। गुजरात में आपने शराब की पीने की बात कर रहे हैं, गुजरात के मॉडल की बात जो करते हैं, गुजरात में जो हमने चैलेंजिंग किया उसके क्या परिणाम है। 27 वर्ष हुए और अगले 5 वर्ष की गारंटी ले रहे, 32 वर्ष गिनिए आप। ये उनसे पूछिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं गुजरात में आने की, हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी आपको। ये रिजल्ट आने के बाद क्वेश्चन होगा आप तक कि जनता ने कितना विश्वास आप पर किया है। देवेंद्र जी, हम आपके प्रश्नों का उत्तर लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं देवेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करिए। आपने गुजरात के तमाम वादे किए, आपने गिनाया कि 27 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार ने काम भी किए हैं। आप अपनी बातें पूरी करिए देवेंद्र जी। रवि जी कि हमने पूरा काम किया है गुजरात में, उसी का परिणाम है। 27 वर्षों के बाद हम 5 वर्ष भी आगे आ रहे हैं। गुजरात में डंके की चोट पर आ रहे हैं, लोगों के आशीर्वाद और प्यार से आ रहे हैं। और ये ट्रस्ट है कि आज का कोई भी सर्वे है, हम पहले से भी प्लस कर गुजरात में, हिमाचल में और दिल्ली में तीनों जगह रिपीट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। देवेंद्र जी, ये तो समय बताएगा 8 तारीख को जनता का जो मतदान होगा, उसके बाद 8 तारीख को जो परिणाम आएगा वो बताएगा। रतन जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टियों में अगर शुमार है तो कोई आप हैं, और कांग्रेस लगातार जिस हिसाब से आप चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, आपने भी मैनिफेस्टो जारी किया है, तमाम वादे गुजरात की जनता के लिए किए हैं। क्या लगता है आपको, गुजरात की जनता आपको मौका देगी? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल पे देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। सबसे पहले गुजरात में दारू खुलेआम बिक रही है, पेपर लीक पूरे भारत में गुजरात नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में भी गुजरात नंबर 1 है। प्रधानमंत्री मोदी गली गली घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, जैसे लगता है वो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हमारे भाई देवेंद्र जी ने बात कही कि हमने बहुत काम किया है। अगर भैया आपने बहुत काम किया है तो इतनी प्रचार करने की क्या जरूरत है? हमने तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही। आपने हमारे मैनिफेस्टो को कॉपी करके आपने 20 लाख कर दिया। हम 3 लाख किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया। हमने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया। हमने जो कोरोना काल में जो लोग अपनी जान गंवाए हैं उन परिवारों को हमने 4 लाख मुआवजा देने की बात कही। हमने महिलाओं को सुरक्षा और महिला जो नौकरी मिलने वाली है उसमें आरक्षण देने की बात कही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह बताए पहले कि आपने 2014 के पहले आपने इस हिंदुस्तान की जनता को 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। आपने अच्छे दिन लाने का भी वादा किया था। आपने किसानों को एमएसपी का दुगना देने की बात कही थी और लोकपाल लाने की भी बात कही थी। लेकिन आज तक आपके जो वादे थे वो बंद पिटारे में ही बंद रह गए। और आज आप आके गुजरात की जनता को धोखा देना चाहते हैं, गुजरात की जनता को आप गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि 27 साल गुजरात बेहाल है और 27 साल से मोदी जी के जुमलों में ये गुजरात इर्द गिर्द घूमता रहा।
अब गुजरात झांसे में नहीं आएगा। गुजरात परिवर्तन चाहता है और गुजरात अब रतन जी, परिवर्तन करेगा और कांग्रेस पार्टी की रतन जी, सरकार बनेगी। किस बात को लेकर आप कह रहे हैं कि गुजरात में एक बार कांग्रेस की सरकार आएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है गुजरात में और भारतीय जनता पार्टी 27 साल से शासन कर रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपने ऐसे कौन से कीर्तिमान हासिल किए हैं जिसके बाद ये सोचा जाए कि गुजरात की जनता आपको चुनने जा रही है? पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर गुजरात में आपको सत्ता पर काबिज होना है और गुजरात की जनता का एक बार सेवा करना है, तो कहीं ना कहीं आपके गुजरात की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिन चीजों को बीजेपी आज तक नहीं पहुंचा पाई, क्या आप उन चीजों को चुन पाए हैं? मैं बताता हूं। आपने देखा कि मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी का जो अडानी पोर्ट है, वहां पे हर महीने करोड़ों की मात्रा में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। 10 किलो, 50 किलो, 500 किलो, 200 किलो। वो ड्रग्स जो है, उस ड्रग्स से गुजरात के युवा नशे की ओर जा रहे हैं। खुलेआम जो दारू बिक रही है, उस दारू जहरीली शराब पीने से कई लोग मौत की घाट उतर गए। जब कांग्रेस पार्टी लोकसभा में इनकी आवाज उठाती है तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है और उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और निलंबित भी कर दिया जाता है। हर मुद्दे पे, बेरोजगारी हो, पेपर लीक हो, हर मुद्दे पे कांग्रेस मजबूती से गुजरात की जनता की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी गुजरात की जनता को पिछले 27 सालों से गुमराह कर रहे हैं। गुजरात की जनता को क्या मिला? आप जाइए, आप पता करिए कि हर जिले में सरकारी अस्पताल नहीं है। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। बड़े बड़े खर्चे, बड़े बड़े बिल आते हैं। गुजरात की जनता को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है। हम तो वादा कर दिए हैं कि हम 3000 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बनाएंगे। हमने तो जो वादे किए हैं करके दिखाएंगे। आपने देखा मध्य प्रदेश देखा, आपने छत्तीसगढ़ देखा, राजस्थान देखा। जिस दिन सरकार बनी 2 घंटे में हमने किसानों के कर्जे माफ कर दिए। वहीं रतन जी, आज योगी आदित्यनाथ जी गुजरात में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष, यानी कहा जाए कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे के लिए पार्टी रह चुकी है, बाकी कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्य के राह पर चलने वाली पार्टी है, विकास के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, लेकिन आपको झूठा करार दिया है। मोदी जी, योगी जी जहां से आते हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से उन्हें जाता हूं। बाबा जी के ऊपर सैकड़ों गंभीर केसेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। वो एक बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, वो सब जानते हैं। और वो जब भाषण देते हैं तो सीधा ठोकने की बात करते हैं कि सीधा ठोक। क्रिमिनल की बात करें रतन जी, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर महामंत्री तक सब जमानत पर हैं। मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करते हैं। बाबा जी विकास कार्यों पे राजनीति करी। उत्तर प्रदेश में वो घी देने वाले थे, घी, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की जनता को घी नहीं मिला मुफ्त में। वहीं अनूप पांडे जी, देवेंद्र जी आपके पास आएंगे, लेकिन अनूप पांडे जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देवेंद्र जी आपके पास आएंगे, क्योंकि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी पर उंगली उठाई है। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, आप सबसे बड़े राज्य देवेंद्र जी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन अनूप पांडे से एक जवाब ले लेते हैं। रतन जी, देवेंद्र जी सारे जमानत पर हैं। अनूप पांडे जी से लेके प्रियंका जी, बढेरा जी, पूरा परिवार। और आपको पता है कि कौन कौन से मुकदमे में है, देश के साथ क्या क्या किया है। आप इसमें ना पड़े तो अच्छा रहेगा। मैं तो कहता हूं देवेंद्र जी आपसे जवाब लेंगे। देवेंद्र जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन अनूप पांडे जी से एक प्रतिक्रिया। देवेंद्र जी आपसे जवाब लेंगे। अनूप पांडे जी, ये माना जा रहा था कि गुजरात चुनाव में 2 पार्टियां हैं और दोनों के बीच में मुकाबला है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र को लेकर और अपने विकास के जो उनके दावे हैं, फ्री में शिक्षा, फ्री में पानी, फ्री में बिजली, फ्री में सब, कितना विश्वास है आपको कि गुजरात में आप सब सरकार बना पाएंगे? अनूप पांडे जी। है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों नकल कर रही है आम आदमी पार्टी से। पहली बार शिक्षा पर बहस हो रही है घोषणा पत्र में, स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही है, बिजली को लेकर के चिंता जताई जा रही है और जनता के बुनियादी समस्याओं पर बात हो रही है।
और कांग्रेस तो खैर ठीक है, इन्होंने पहले इस तरह के घोषणा पत्र क्यों नहीं जहां जहां चुनाव हुए जारी किए, और क्या किए तो वादे पूरे किए कि नहीं किए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है, हमको लगता है कि महाठग सुगेश चंद्रशेखर से भी इन लोगों ने जरूर कंसल्ट किया होगा, क्योंकि इनकी बात पर विश्वास कौन करे। इनकी बात पर विश्वास 2014 से लेके आज तक जितना इन लोगों ने कहा उतना तो किया नहीं। इन लोगों ने बोला नौकरी, इन लोगों ने बोला किसानों को 2 गुना, इन लोगों ने कहा कि हम रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे और 2 करोड़ रोजगार देंगे। इनकी सरकार में महंगाई की बात थी, भी महंगाई हम 100 दिन में कम कर देंगे। तो भला कौन इन पर भरोसा करेगा। इन्होंने तो जनता के भरोसे को तोड़ा है, और भरोसे को तोड़ने के लिए, भरोसा अगर टूट गया किसी का तो फिर भरोसा बनेगा कैसे। आज तक 27 साल में वहां इन लोगों ने किया क्या। नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री हैं, तो गुजरात में जाके जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मैं ये करूंगा। अब तक इन्होंने जो ये नौकरी की बात कह रहे हैं कि हम 20 लाख नौकरी देंगे 5 साल में, क्या ये संभव। बिजली इतनी महंगी वहां है, आम जनता त्रस्त और परेशान है। तो मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी पर जनता का एक विश्वास है। विश्वास इसलिए है कि केजरीवाल जी ने जो जो कहा उसको पूरा किया। हम लोगों ने पंजाब में भी जो वादे किए, आज अनूप पांडे जी आपने पंजाब का नाम लिया है, पूरा कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल अनूप पांडे जी आप पूरा कर रहे हैं। पंजाब को नशा मुक्त करने की बात अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, लेकिन कितना नशा मुक्त हुआ है ये आप बखूबी जानते होंगे। देखिए ऐसा है, मंत्री दारू पी के खुलेआम घूमते हैं। एक दिन में नशा मुक्ति का आंदोलन सफल नहीं होता। नशा मुक्ति सरकार करने का पूरा उसका डायग्राम हो रहा। हमने 20 लाख अनूप पांडे जी नशा मुक्ति, अनूप पांडे जी नशा मुक्ति ही नहीं, किसानों की समस्याओं को लेकर भी उन्होंने तमाम वादे किए थे। आज भी चंडीगढ़ से लेकर धीरे धीरे देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसानों को लेकर के, नौकरियों को लेकर के हम सजग हैं, क्योंकि हमें पूरे देश में सरकार बनानी है, एक ही स्टेट में नहीं बनानी है। इसलिए बहुत गति से अपने वादे को पूरा कर रहे हैं और पूरा करेंगे। जनता का हमारे ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास है। जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जनता ये भी जानती है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। और कांग्रेस का तो माशा अल्लाह है, कांग्रेस तो केवल जहाँ चुनाव होता है वहाँ घोषणा पत्र लेके पहुंच जाती है और इसके बाद वहां से वापस हो जाती है। अनूप पांडे जी आपकी दिल्ली के अलावा और पंजाब में 1-2 जगह आपकी सरकार है, उसके बावजूद आपने सपने देखे कि पूरे देश में हमारी सरकार होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और देश में संविधान है। आपको ये देखने और कहने की जिज्ञासा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। देवेंद्र जी आप रतन जी की बातों पर जवाब देना चाहते थे, आप अपनी बातें पूरी करिए। देखिए मैंने रतन जी की बात का जवाब दे दिया और उस पर मुझे कोई ज्यादा सफाई नहीं देनी है। अब ये जवाब तो तर्क तो चलता ही है, डिबेट में चलता रहेगा। मैंने तो यही कहा था कि रतन जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा तो मुझे वहां कहना पड़ा। हालांकि हम बड़े नेताओं पर कटाक्ष व्यक्तिगत ना करें डिबेट में तो अच्छी बात होती है, अच्छा कीमती समय खराब हो जाता है कभी कभार। अभी अनूप जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है, तो शायद एक चीज भूल गए, वो उन्होंने जो है नशा मुक्ति का काम आपने कर दिया, गुजरात में जिक्र नहीं किया। मैं इनके मुंह से सुनना चाहता था कि ये भी जिक्र करते कि ये कहीं ढूंढते कि गुजरात में नशा मुक्ति का जो सिस्टम है, ठीक है रतन जी ने अपने तरीके से कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी को करना चाहिए था। और दिल्ली में जो आज हालात हैं इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। एक हमारे बीच में अब नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री दीक्षित जी स्वर्गीय हो गई हैं। वो दिल्ली में उनका राज चला था काफी लंबे समय तक और उन्होंने कुछ चीजें की थी। विपक्ष में भी कभी कभार अच्छे नेताओं की तारीफ करनी चाहिए कि दिल्ली के हालात बड़े खराब हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे। मैं आपके चैनल पर उनकी तारीफ भी करता हूँ। उसके बाद से जब से हमारे अब लगभग 7 वर्ष
ये पूरा कर गए होंगे, 8वां भी हो सकता है, इनका कितना समय हो लिया हमारे मित्र अनूप जी का, कि इन्होंने एक काम तो दिल्ली में किया है बहुत शानदार, कि 1 बोतल के पैसे में 2 बोतल और हो सके 4 बोतल दारू की इन्होंने देनी शुरू की, और उसमें कमाने के चक्कर में ये फंसते चले गए। ईडी और सीबीआई की एक जांच होती है, अब ये उंगली उठा रहे हैं, सबके लिए बराबर होती है, और कई मंत्री तो इनके जमानत पर हैं और 1-2 मालिश करा रहे हैं जेल में लौटकर। तो ये इनका कल्चर है। ये हमें हमारा कल्चर या किसी और को एक कल्चर याद दिलाएं तो अपने कल्चर की तरफ देखें। और रही आप जो है पंजाब की बात करें, वो तो विकास की बात पीछे करेंगे, क्या होना, लेकिन पंजाब में दोबारा से वो घटना घट रही है जो कभी बेअंत के समय में जो है देखने को मिली थी लोगों को। पंजाब फिर उस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया और डर सताने लगा कि जम्मू तो कंट्रोल हो गया, कश्मीर तो कंट्रोल हो गया, कहीं ये पंजाब को तो नहीं बना देंगे दोबारा। अनूप पांडे जी, देवेंद्र जी ने सीधा आरोप आप पर लगाया, 1 बोतल मांगता है कोई, आप 2 बोतल थमाते हैं। अनूप पांडे जी, रतन जी आपके पास आना चाहेंगे। रतन जी आपके पास आना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा जवाब है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सिर्फ और सिर्फ ये जो गुजरात में इनका एक मैनिफेस्टो प्रचार और जनता के बीच में जाने का सिर्फ और सिर्फ गद्दी पर काबिज होना है और एक बार फिर गद्दी पर काबिज होकर अपने सत्ता की लहर को दिखाना है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमने विकास किए हैं, इनके विकास को आपने भी देखा है। रतन जी, इनके विकास को आपने भी देखा है और जनता ने भी देखा है। अब ये समय बताएगा कि कौन किसको चुनता है। लेकिन हाँ, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी की 27 सालों की बनाई हुई रिकॉर्ड को इस बार तोड़ पाएगी? मैं आपको जवाब देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वह 24 घंटे में से 18 घंटा वो काम करते हैं। लेकिन वो काम किस लिए करते हैं वो देश की जनता समझती है। वो कभी ईडी का दुरुपयोग करते हैं, कभी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, कभी चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि इसलिए कि किस प्रकार से देश में हर राज्यों में और देश में हमारी सरकार रहे। वो देश के प्रधानमंत्री कम, देश के प्रचार मंत्री ज्यादा लगते हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा, गोवा में देखा, कर्नाटक में देखा, अन्य बहुत से राज्यों में आपने देखा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी के इशारे पे सरकारें तोड़ी जाती हैं, गिराई जाती हैं, बनाई जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी रतन जी ये जवाब कुछ समझ के परे, रतन जी ये जवाब समझ के परे है। अगर आप मध्य प्रदेश की जिक्र करें तो आप अपने नेताओं पर नहीं भंडा फोड़ेंगे। वहां सिंधिया साहब को किसने अलग किया? आपके पार्टी के अंदरूनी कला की वजह से। कमलनाथ से उनकी कितनी अच्छी बैठ रही थी, दिग्विजय सिंह से उनकी कितनी अच्छी बैठ रही थी, ये आप बखूबी जानते हैं, आपका आला कमान भी जानता है। अब रही बात सचिन पायलट की, अशोक गहलोत की, आज 1 महीने 2 महीने साल 2 साल से नहीं, जब से राजस्थान में सरकार बनी है कांग्रेस की, उसके पहले से ये कला है, लेकिन आज भी नहीं मान रहे। कल अगर सचिन पायलट अलग हो जाते हैं, अशोक गहलोत अलग हो जाते हैं, सीधे सीधे आपको जो ढिगरा है वो भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ना है। तो ये आपको देखना होगा कि आपके जो नेताओं यानी आपके आला कमान और आपके जो कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, उनमें कितना सामंजस्य की स्थिति है। आप उसे देख नहीं रहे, सीधे सीधे दूसरे पार्टी पे आपने ठीकरा फोड़ रखा है। मैं जवाब देता हूं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक है। कुछ नेता जो इर्द गिर्द हो जाते हैं, कहीं न कहीं ईडी सीबीआई के डर से उन्हें डराया जाता है और उन्हें इधर उधर उनको भटकाया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में 1-2 व्यक्ति या 1-2 नेताओं के जाने से कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होती। कांग्रेस पार्टी, मैंने हमेशा कहा है, कांग्रेस पार्टी एक विशाल समुद्र है और इसमें 1-2 लोटा पानी निकाल कितने नेताओं को भेजेंगे रतन जी, कितने नेताओं को आप भेजेंगे? गुलाम नबी आजाद चले गए, जतिन प्रसाद चले गए, ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया चले गए, तमाम आपके जो बड़े नेता थे केंद्र में काबिज थे और जनता के लिए उनका एक चेहरा ही पर्याप्त था कांग्रेस के लिए। सारे नेता धीरे धीरे जा रहे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि समुंदर है, कितनी भी बाल्टी पानी निकाल लो लेकिन समुंदर भरा ही रहेगा। मैं आपको जवाब देता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी 2004 से 2014 के बीच में, तो बहुत से ऐसे नेता थे जो अन्य दलों से कांग्रेस पार्टी में आते थे।
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हो सकता है कुछ कारण होगा और कई नेता जा रहे हैं और 2024 में जब सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी सारे नेता घर वापसी कर लेंगे। ये राजनीतिक है, संभावनाओं का खेल है, यहाँ आना और जाना लगा होता है। मैं जिस बात की बात कर रहा था कि 24 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ 2 घंटा इस देश के लिए अगर काम कर दें तो जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल जाएगा, महिला सुरक्षित हो जाएंगी और देश में महंगाई धरातल पे चली जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्ष में 70 रुपए तक पेट्रोल रखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनते ही 110 रुपया कर दिया। रसोई गैस हम जब 400 रुपए में दे रहे थे, प्रधानमंत्री ऐसी जादू की छड़ी घुमा के उसको 1100 रुपया कर दिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी की जादू ने इस देश में कमाल करके रखा है और महंगाई को आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा रखा है। उस पर काम करने की जरूरत है। रतन जी, अनूप पांडे जी, सवाल यही कि लगातार बीजेपी की जो नीतियां हैं, कांग्रेस तो डट कर सामना कर रही है, लेकिन आप एक नई नीति लेकर आ रहे हैं। गुजरात की जनता, आपको ये पता है कि 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है गुजरात में। आप थोड़ा हमको बोलने दीजिए। तो जी बिल्कुल। सबसे पहले देवेंद्र जी भाजपा वीडियो गेम खेल रही है। सत्येंद्र जैन बेचारे वो खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, तो वीडियो बना करके बाहर करके बदनाम कर रहे हैं। और इन्हीं के दल के चिन्मयानंद नंगे बदन लड़की से मालिश करा रहे हैं। तो इनकी कार संस्कृति, गुजरात में शराब बेच रहे हैं, इनकी संस्कृति। हमारे मनीष सिसोदिया पर सैकड़ों छापा, 500 अधिकारियों के द्वारा छापा, चार्जशीट दाखिल हुई, मनीष सिसोदिया का उसमें नाम है। फर्जी वीडियो पत्रकारों को खरीद करके फर्जी वीडियो बना रहे हैं। इससे जनता को क्या लेना देना है? जनता से क्या लेना है? अनूप पांडे जी, आप जेल में रह के मालिश कराएं, जेल में रह के आप जनता का पैसा खाएं और जेल में रहकर आप सारी सुख सुविधा भोगें और उसके बाद अगर आप ये कहें कि इससे जनता का क्या मतलब है? पैसा जनता का, खाना आपको और जीना आपको, सारी जो फैसिलिटीज हैं वो सब आपको मिले और उसके बाद ये हो कि जनता का इसमें क्या जा रहा है? किसी का शरीर, कोई डिप्रेशन, लोग बोलते हैं इसको फिजियोथेरेपी आप दीजिए, उसको दबा दीजिए। लेकिन क्या होता है, एक संबल होता है, एक तो है साहस का ये सब्जेक्ट होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास केवल वीडियो है, वो वीडियो गेम खेल रही है। 27 साल में क्या किया नहीं बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कौन भरोसा और विश्वास करे? जो भाजपा गुजरात में शराब पिछवा रही है, 70 लोगों की जाने जाती है, मोरबी पुल हादसा होता है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, किसानों को बेईमान बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया। ये कार संस्कृति है, ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल के नाम पर आपने पूरे देश में चुनाव लड़ा, कौन भरोसा करेगा आपके ऊपर? आजकल तो गांव में लड़के बोलते हैं, अगर कोई झूठ बोलता है, कोई वादा करता है, तो लोग बोलते हैं कि भैया नरेंद्र मोदी जी मत बनिए, वादा ज्यादा मत करिए, लोगों को सपने मत दिखाइए। ये तो सपने दिखा करके सरकार में बैठने वाले लोग हैं और सरकार में बैठने के बाद सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, जांच एजेंसियां हो, सब इनके इशारे पे काम कर रही हैं और ये दूसरे को बदनाम करने में लगे हैं। तो गुजरात में इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह देश कांग्रेस और भाजपा का गुलाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिन राज्यों में थी, वहां पर जब भाजपा से लोग नाराज होते थे तो कांग्रेस को वोट दे देते थे, कांग्रेस से नाराज होते थे तो भाजपा को वोट दे देते थे और ये लोग सरकार में बैठकर लोगों को नाराज करते थे, मतलब काम नहीं करते थे। अब इस देश के जनता के सामने एक सुंदर पार्टी, आम आदमी पार्टी, एक काम की राजनीति करने वाली पार्टी, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने वाली पार्टी आ चुकी है, जो अपना मॉडल पेश करके दिल्ली का केजरीवाल मॉडल, जो दुनिया में जिसका नाम हो रहा है, जनता के बीच में विश्वास पैदा कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी गुजरात में बढ़त बना करके चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच रही है। लेकिन ये लोग वीडियो गेम
मोबाइल गेम, उल्टे सीधे आरोप, जिसका कहीं कोई धरातल से अता पता नहीं, कि हमको कार्य संस्कृति बता रहे हैं। ये चिन्मयानंद के कार्य संस्कृति वाले लोग हैं, नंगे बदन साधु संत बनकर बिल्कुल अनूप पांडे जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, और ये संस्कृति देवेंद्र जी हमको पढ़ा रहे हैं। अनूप पांडे जी आपने अपनी बातें पूरी की, हम आपका जवाब ले लें देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल जी को सांस नहीं अनूप जी आपके प्रश्नों का जवाब तो ले लें। देवेंद्र जी आपके ऊपर अनूप जी ने तमाम आरोप जड़ दिए हैं। नहीं, अच्छी बात है, आरोप उन्हीं पर लगते हैं जिनमें दम नहीं होता, वो आरोप लगाए जाते हैं। मुझे अनूप जी के साथ सहानुभूति है। अनूप जी का तो सीधा सीधा कहना है कि अभी तक जनता के बीच में दो ऑप्शन थे, एक बीजेपी दूसरी कांग्रेस, एक गुस्सा हो तो दूसरा मना ले, दूसरा गुस्सा हो तो जो पहला मना ले, ये सिस्टम। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है जिसकी सोच जनता से शुरू होती है और जनता पे ही खत्म होती है। वो देश में संविधान के हर प्रारूप को लागू कर कर देश में सुख शांति और समृद्धि लाएगी, ये कुल मिलाकर अनूप पांडे जी का कहना है। अभी हमें अनूप पांडे जी से कोई लड़ाई इसलिए नहीं है कि अनूप पांडे जी ने प्रयास कर जो एक समझौता हुआ था, जो देश की जनता के सामने है, जो कांग्रेस ने सिलेंडर किया था पिछले चुनाव में, उसने सोचा था कि कम से कम बीजेपी को रोकने के लिए हम आम आदमी को आगे बढ़ा देते हैं। वो ऐसा बैठा कि दिल्ली तो गई, इन पे से पंजाब भी चला गया। अभी अनूप जी से हमारी लड़ाई इसलिए नहीं है कि अनूप जी हमको कहीं छेड़ नहीं पाए हैं, हमारे नजदीक लगे नहीं है। अभी कांग्रेस पे जो कुछ बचा कुचा था थोड़ा घना, उसका अस्तित्व जो मिट रहा था, उस मिटते हुए में शामिल हुए हैं। अभी दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लोड़ा कुश्ती देखते हैं कब तक चलती है। और जिस दिन इनका असली पहलवान से सामना होगा, अभी ये सारे लोग एक साथ आए हैं और इन्होंने पटकनी खाई है, हमेशा 14 के बाद से खाते आ रहे हैं, सारे एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। चोर मुतेरे भाई, हजारों करोड़ों के घोटालों के मालिक 70 साल से देश को लूट कर खा रहे थे, जिन पे इतने आक्षेप लग रहे थे। सीमा देश की 40 करोड़ की जो बात करते किलोमीटर, और चाइना जैसा देश सैनिकों के स्तर पाकिस्तान जैसा देश काट कर ले जाता था, और ये बैठे कहते थे ऊपर से दबाव है। और जब एयर स्ट्राइक होती थी कहते हैं कि बाला उसमें पेड़ गिरे हैं, और उसके बाद जो है सेना पर सवाल उठाते थे। आज इनको इनकी औकात का पता चला है। टीवी ईडीआई हमारी बता रहे हैं, अरे तुमने ईडी का तो 16 साल पहले तुमने निर्माण किया था, किसके लिए किया था? आज तुम्हारे जो काम आ रही है, अगर तुमने उसका यूज किया है तो हम भी कर रहे हैं, अगर तुमने नहीं किया तुम ईमानदार थे तो हम कैसे कर रहे हैं? जो संस्था बनी देश के लिए तुम उसी पर सवाल उठाते हो। अरे कौन आदमी ऐसा, कितने नेता, कैसे समंदर में बच क्या रहा? एक सचिन जैसे नौजवान नेता भी आपने खबर बना दी राजस्थान में, ताकत नहीं बोलता कोई, क्या डिसिप्लिन है आपका? आपकी नेता सोनिया जी चिल्ला कर मर गई, और एक छोटा नेता जो है गहलोत, जिसको आवाज समझ में नहीं आती, वो किसी जाति का टिप्पणी कर रहा है पूरे देश पर, एक समाज को गालियां दे रहा, एक छोटे से प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे, देश पर स्थिति ढूंढ रहे। अरे आम आदमी से अपनी लड़ाई लड़िए, आपको अपनी आपका पता चल जाएगा कि आप में कितना दम है। बीजेपी से लड़ने के लिए बड़ी खाई है बीच में। बिल्कुल देवेंद्र जी, रतन जी करते हैं समुद्र में, बिल्कुल देवेंद्र जी, विश्व का समुद्र है, जिसका नेता लाइन में लगे हैं। मोदी जी की बात कर रहे हैं। देवेंद्र जी आपने अपनी बातें पूरी कर ली, तो रतन जी को जवाब भी देने दीजिए। रतन जी, मोदी जी से कहते हैं, रतन जी, मुझे मोदी जी देवेंद्र जी आपको मौका दिया, आपने अपनी बातें पूरी की, आपने आरोप लगाए, जवाब दिए। देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री के लिए देवेंद्र जी आपने आरोप लगाए, जवाब दिए। देवेंद्र जी आपने अपनी बातें पूरी कर ली है। हम रतन जी से हमारा अगला प्रश्न है। देवेंद्र जी आप कोई सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, यहाँ जनता आपको ही देखने के लिए नहीं बैठी है। रतन जी भी हैं, रतन जी आपके पास आ रहे हैं। लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, और इस बात में सच्चाई भी है कि आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में चुनाव प्रचार में गई है और एक बार फिर तीसरे ऑप्शन के रूप में उभर रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पैर में कुल्हाड़ी मारेगी और कांग्रेस को घायल करेगी। मैं जवाब देता हूं। इनकी उत्तेजना जो है ये सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जोर से बोलो, झूठ बोलो और मजबूती से तुमसे ज्यादा तथ्य दिए, झूठ बोल रहे हैं।
देवेंद्र जी आपने अपनी बातें पूरी कर ली है। देवेंद्र जी आपने अपनी बातें पूरी कर, रतन जी को तो मौका दीजिए, वो अपनी जवाब तो दें। बात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, नारा गुजरात देवेंद्र जी गलियों में चल रहा है। अगर आप कहने की सुनने की भी क्षमता रखिए, देवेंद्र जी आप सुनने की भी क्षमता रखिए। रतन जी अपनी बात पूरी करिए। अब ये हमारे मित्र शांत हो जाए तो मैं बोलूं। जी आप बोलिए। दीजिए ठंडा। देवेंद्र जी आपने सारे आरोप, आपने जवाब दिया, प्रत्यारोप किया, आपकी बातें रतन जी भी, अनूप जी भी बैठ के बड़े आराम से, बड़े प्रेम से और बड़े शालीनता के साथ सुने। उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जब रतन जी की जवाब देने की बारी आई तो आप बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। रतन जी आप अपने जवाब पूरे करिए। मैं इनको कहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्वप्रथम नंबर 1 मोरबी में जो पुल गिरा उसमें 150 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए, छोटे छोटे बच्चे अपनी जान गंवा दिए। उस पे जांच कब होगी? आरोपी कब जेल में जाएंगे? उस पे ये मौन होते हैं। गुजरात में लगातार पेपर लीक हो रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पे ये बात कब करेंगे? महंगाई आसमान पे है, उस पे बात कब करेंगे? युवा रोजगार मांग रहे हैं, उस पे बात कब करेंगे? और मैं बार बार कहता हूं कि अब तो बता दो कि अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन आप लोग मौन हो जाते हो। कभी मंदिर की तरफ देखते हो, कभी मस्जिद की तरफ देखते हो, कभी इधर देखते हो, कभी पीछे देखते हो। मैं आपको यह कहता हूं कि मैं उधना में, गुजरात के उधना एक विधानसभा क्षेत्र है, मैं अभी 10 दिन पहले वहां पे था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता दौड़ा रही है, भगा रही है। आप मीडिया के भरोसे मत रहिए। आप अपने जो 2 मित्र बुलाए हैं गुजरात में, आम आदमी पार्टी के और ओवैसी साहब के, उनके भरोसे मत रहिए। गुजरात की जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। आप आने वाले दिनों में देखना, जब परिणाम आएगा तब आपका दिमाग सही हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के झूठे जुमले अब काम नहीं आने वाले हैं। रतन जी आपने देवेंद्र जी की बातों का तो जवाब ही नहीं दिया कि आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में एक बार ताल ठोक रही है तो उनका जवाब कैसे देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी के आने से हमें फायदा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी, ये मोदी जी के दोनों मित्र हैं जो गुजरात में इनको मदद करने आए हैं, लेकिन वह लोग इनका नुकसान कर रहे हैं और इनका वाला है। और गुजरात के चुनाव में आप देखना, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो तड़ीपार हैं, जो गुजरात को 27 सालों से बर्बाद करते आए हैं, लूटते आए हैं, उनको करारा जवाब दिया जाएगा। आप धैर्य रखिए। अब लगा लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अनूप पांडे जी, अब हमको समय दीजिए भाई। बिल्कुल अनूप पांडे जी आपको जवाब देना है। रतन जी का कहना है कि आप बात रख रहे थे, बार बार अनूप जी की बात में जोड़ रहे थे, अभी ना चैलेंज कर रहे हैं। देवेंद्र जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन अनूप पांडे जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। रतन जी और देवेंद्र जी दोनों लोगों का प्रश्न अनूप पांडे जी के पास है। अनूप पांडे जी कि कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी के आने से हमें फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी का आने से हमें फायदा होगा। अब आप ही बताइए कि आपके गुजरात में जाने से आपको खुद का फायदा होगा या इन दोनों पार्टियों में किसी एक का होगा? देवेंद्र जी आपसे जवाब लेंगे, एक एक करके जवाब दें तो सुनने में भी अच्छा लगेगा और दर्शकों तक भी आवाज सही तरीके से पहुंचेगी। अनूप पांडे जी, देखिए, जो रतन जी कह रहे हैं कि रतन जी की बात बिल्कुल ही झूठी है और रतन जी के जो बात है मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे हमको लग रहा है। आम आदमी पार्टी एक वचन वाली पार्टी है, एक मजबूत पार्टी है, इसमें कैडर है और वो टारगेट है गुजरात। और ये सड़ी गली जो राजनीति को खत्म करने के लिए पैदा हुई, सड़ी गली राजनीति, जो सत्ता में आना और कुछ नहीं करना, न स्कूल बनाना, न अस्पताल बनाना, न जनता का विकास करना। और पार्टी हकीकत यह है,
अभी मैंने कहा कि वहां पे ऑप्शन नहीं था। लोग कांग्रेस को वोट देना नहीं, कांग्रेस की सरकार बनाना नहीं चाहते, भाजपा को वोट देना नहीं चाहते, तो भाई वहां से लोग क्या करेंगे? उनका ध्यान अरविंद केजरीवाल जी की तरफ है। भाई भारतीय जनता पार्टी तो तेंदुआ योगी जी छोड़ते हैं और चीता मोदी जी छोड़ते हैं। ये तो असंवेदनशील सरकार है। और अभी ये कह रहे थे घमंड इनको इतना हो गया है। ब्रिटानिया हुकूमत जिसका सूरज कहीं नहीं डूबता था, यही भारत के लोगों ने भगाने का काम किया और यहाँ स्वतंत्रता लाया। तो इस देश की जनता इतनी कमजोर नहीं है जितनी कमजोर भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। इनके ऊपर क्या कोई भरोसा करे? 2014 से लोग भरोसा करते ही करते आ रहे हैं रोजगार के लिए और किसान अपने लिए। ये तो पेपर लीक करा देते हैं। अभी मुद्दा उठा था पेपर लीक का। भाई उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक होता है, गुजरात में भी पेपर लीक होता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सड़क बन रही है, सड़कों का हाल बिल्कुल 2 दिन में टूट जा रही है। तो इन लोगों का लूट का जो सौदा है, लूट का जो तंत्र है, अब ये बोल रहे थे लूटपाट भ्रष्टाचार। आपको पता है कि गुजरात मॉडल में मोदी जी के जो मित्र हैं वो उद्योग नहीं लगाते, रोजगार नहीं देते, देश की तरक्की में भाग नहीं लेते, केवल बैंकों से पैसा लूटते हैं और भाग जाते हैं और भाजपा को चंदा बाहर से जाके देश में दे जाते हैं। बिल्कुल। अनूप पांडे जी, हमारे पास समय कम है तो देवेंद्र जी जवाब दे लें आपके प्रश्नों का। देवेंद्र जी, इनके मित्र अनूप जी, हमारे पास समय कम है। देवेंद्र जी की हार हो रही है दिल्ली के अंदर, पूरा देश देख रहा है। एमसीडी जा रही है और गुजरात भी जा रहा है। तो अब इनसे हमारा मुकाबला अब आगे लोकसभा में भी होने जा रहा है। देवेंद्र जी, अनूप जी ने कहा कि अब आपके हाथ से एमसीडी चुनाव भी जा रहा है, गुजरात भी जा रहा है, हिमाचल भी जा रहा है, यानी आपके हाथ से सारा कुछ जा रहा है। अब 2024 में लोकसभा चुनाव है, वो भी आम आदमी पार्टी आपसे खींच लेगी। पार्टी बनने जा रहा है इसकी। अनूप जी आपके ही प्रश्नों का जवाब तो ले लें। अनूप जी, आपके प्रश्नों का जवाब तो ले लें देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, देखिए रवि राजपूत जी, मैं एक चीज क्लियर करूंगा। आपकी डिबेट शानदार रही, चलो तथ्यों पर हम ज्यादा बोले। अनूप जी ने बड़े तथ्य के साथ अपनी बात रखी है और मैं अनूप जी को बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि अनूप जी ने कम समय में एक ऐसी पार्टी को इस देश से मिटाया है कि जिसने जो है लंबे समय तक सत्ता का आनंद लिया। मैं इस बात के लिए तो उन्हें बधाई दे सकता हूँ, क्योंकि दिल्ली जब उन्होंने छीनी थी तो वो ऐसी पार्टी के साथ थी और बढ़िया स्थिति में थी, तब छीनी थी। दूसरे में दिल्ली वालों ने क्या गलती करी, अब किस्काई दिल्ली खंबा नौचे वाली स्थिति है। वो बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लेकिन आज प्रवक्ता अच्छे मिल गए रतन जी कि उन्होंने अनूप जी की कई बार अपनी आवाज मिलाई उनकी आवाज में, लेकिन समर्थन अनूप जी नहीं कर पाए उनका, क्योंकि अनूप जी को पता है कि उनसे कहीं मजबूत हम हर जगह लड़ रहे हैं। पर मुझे इस बात की खुशी है, अनूप जी की पार्टी जो है कम समय में खड़ी हुई है, लेकिन भविष्य में 2024 हमारे सर पर है। इन पर तो मैं चर्चा ये नहीं करता कि गुजरात को लेकर, हिमाचल को लेकर, दिल्ली को लेकर, इसमें हमें देवेंद्र जी समय कम है। एक प्रतिक्रिया रतन जी से ले लेते हैं। रतन जी, देवेंद्र जी का सीधा सीधा कहना यही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो तो कुल मिलाकर आपका वोट काट रही है और आम आदमी पार्टी के बढ़ने से और कुल मिलाकर प्रॉफिट बीजेपी का होगा। रतन जी, छोटी सी प्रतिक्रिया। तर्क है वो वोट बैंक है, वो जनता पार्टी का फायदा करने के लिए आए, नुकसान करने के ओर बढ़ चले हैं। हिमाचल में जब इनकी दाल नहीं गली तो गुजरात की तरफ चले आए, क्योंकि हिमाचल की जनता ने। रतन जी, फिलहाल हमारे पास समय कम है। रतन जी आपका, अनूप जी आपका, देवेंद्र जी आपका, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल राजधर्म में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।